जय हिंद। यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ और हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ के लिए लगातार क्वेश्चंस के साथ हम हर एक जानकारी को सीख रहे हैं इस कड़ी में। और आज गुलाम वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बारे में ब्रीफ जानकारी भी यहाँ पे समझने वाले हैं। और एक एक करके आइए क्वेश्चन देखते हैं। और यह पहला रहा जिद्दी प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसमें आपको बताने हैं। तो अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो आप इसमें बताइए कौन यह गुलाम वंश के संस्थापक हैं। और इसी के साथ साथ आप यह भी बताइए कि लाल बख्श किसे कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी कहाँ है? कुरान खां किसे उपाधि दी गई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? आइए इसमें एक एक करके इसका आंसर पहले जान लेते हैं। पहला जो है कि गुलाम वंश का संस्थापक, तो इसमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। और जो है 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है। इसमें कई छोटे बड़े जो शासक यानी सुल्तान रहे और इनके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना होती है। बता दें जो गुलाम वंश नाम है यह इतिहासकारों के द्वारा गुलाम वंश की सही व्याख्या जो है इसे नहीं कर सकता। मतलब कि गुलाम वंश के स्थान पर जो है हम तुर्क सुल्तान कहें या ममलुक सुल्तान, इसे हम तुर्क सुल्तान या इसे मुमलुक या मुमालुक सुल्तान कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इसका इसलिए है क्योंकि जितने भी इसमें सुल्तान रहे हैं वे सभी तुर्की थे और वे स्वतंत्र थे, कभी न कभी किसी और के गुलाम थे। और फिर जो है गुलाम वंश की स्थापना या गुलाम वंश के शासकों में इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि कभी कभी तो यह स्वतंत्र गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे। इसलिए इन्हें गुलाम वंश, तुर्क सुल्तान या मुमलिक वंश भी इसे नाम दिया जाता है। इसी के साथ ये जो प्रश्न है लाल बख्श जो है किसे कहा जाता है? तो बता दें कि लाल बख्श जो है, लाल बख्श किसे कहा जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता है, क्योंकि लाल बख्श मतलब कि लाखों का दान देने वाला बड़ा ही उदार किस्म का व्यक्ति था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग इसे दिल्ली अज्यूम करेंगे, लेकिन राजधानी इसकी लाहौर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तो यह लाहौर हुआ करती थी। कुरान खां की उपाधि किसे मिली थी और या किसने ली थी? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ली थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ पे? तो यह अभी क्वेश्चन यहाँ पे है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगर हम इस पर चर्चा करें तो ये देखिए
यहाँ पे कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें दिल्ली, लाहौर, अजमेर और दिल्ली या अजमेर। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दिल्ली और अजमेर, यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में स्थित है। और इन दोनों का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है इसमें कौन सा है, आइए देखते हैं। और कुछ कई सारी जानकारी है, इसमें एक एक करके हम समझेंगे। अब कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था और किसने कराया था, और इसके बारे में किसने पूरा कराया था, और इसके बारे में एक एक जानकारी हम अभी पढ़ेंगे। आप बताइए कि कब निर्माण इसका हुआ था। सुल्तान की उपाधि जो है लेने वाला, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, या पहला जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो आइए देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत कर दी थी, और इसने केवल इसका बेस यानी एक ही छज्जा बनाया था कुतुब मीनार का। बाकी दो यानी और जो 2 छज्जे होते हैं और 3 छज्जे जो है इल्तुतमिश ने, इसके 3 छज्जे इल्तुतमिश ने निर्माण कराए। तो अब 4 छज्जे हो गए, लेकिन चौथा छज्जा जो है फिरोज शाह तुगलक के समय खराब हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था। तो चौथा अब +2 और यानी 6 कुल मिला के हो गए। इनका निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। तो इस तरीके से इसमें के जो संबंधित है। और कुतुब मीनार का निर्माण क्यों कराया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराने का कोई न कोई कारण रहा होगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण क्यों कराया गया था, तो इसका निर्माण कराया गया था नमाज अदा करने के लिए। निर्माण जो है नमाज अदा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और सुल्तान की उपाधि जो है इसने कभी प्राप्त नहीं की, इसने सुल्तान की उपाधि कभी प्राप्त ही नहीं की। इसने कुछ उपाधियां ली, जैसे कुरान खां की उपाधि से ही इसने जो है अपने काम चलाया। किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है इसमें समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है, इसका जो है आप आंसर जो है बताइए। तब तक आप ये बताइए कि चौथी, पाँचवीं, छठवीं मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार में जो चौथी और पाँचवीं छठवीं मंजिल का निर्माण कब हुआ, मंजिल का निर्माण कब हुआ, इसके साथ बताइए।
कि कुतुब मीनार जो है किससे प्रेरित है, किसको देख करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार को बनाने का फैसला लिया। इसका भी आंसर आप देते जाइए। किससे प्रेरित है, कौन से पत्थर से कुतुब मीनार को बनाया गया है, कौन से पत्थर से इसे बनाया गया है। और बताना है कि लाल और बफ सैंड स्टोन की बनी सबसे बड़ी इमारत कौन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाल व बफ सैंड से बनी सबसे बड़ी इमारत, बनी सबसे बड़ी इमारत यहाँ पे कौन है, इसका नाम यहाँ पे बताना है। तो आइए एक एक करके इसका आंसर समझते हैं। हमने इसका आंसर जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 छज्जों का निर्माण कराया और फिरोज शाह तुगलक ने जब क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसने चौथी छज्जा का मरम्मत कराया, फिर उसके ऊपर 2 छज्जा और बनवाया। इस सब मिला के इसमें 6 छज्जे बनाए गए हैं। अब जो है अब यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। तो 4, 5, 6 मंजिल का निर्माण जो है कब कराया गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था और 1368 में 1368 में इसका निर्माण कराया था। यह किससे प्रेरित है, किसको देखकर बनाया गया, तो जाम का मीनार, जाम की मीनार है, इसे देखकर इसे बनाया गया। कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में यह मीनार है। कौन से पत्थर से है, तो लाल बलुआ पत्थर है। देखिए लाल बालू और पत्थर, तो लाल बालू पत्थर से कौन बना है, तो यह कुतुब मीनार बना है। तो कौन से पत्थर से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से। और लाल और बफ सैंड से बनी सबसे बड़ी इमारत जो है कोई है, तो वह है कुतुब मीनार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न यह है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो जाती है। इसमें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है यह बताना है। तो पहला है कि उसने एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मार दिया था, या पंजाब के अधिकार करते समय गजनी के शासक ताजुद्दीन यालदौजा के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, या बुंदेलखंड का किला जो कलिंजर के किले का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। चौथा है चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व के गिरने से उसकी पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगला इसी में हम और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसे भी बताइए। इसमें है तो आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन मीनार है, छोड़िए, कुतुब मीनार जो है बताना है कि क्या यह यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को जो है एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत के या विश्व के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, इमारतें हैं जो
ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनके लिए रख रखाव के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए उसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है, जिससे पर्यटन को बड़ा ही बढ़ावा मिलता है। और जब जितने भी लोग विदेश से आने वाले होते हैं वे यूनेस्को की जो साइट है उसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी साइट जो भारत में जाने पर हम वहाँ पे देख पाएंगे। तो अगर वह यूनेस्को में शामिल है तो ज़रूर लोग वहाँ से घूमने के लिए भारत तक आते हैं। तो कुतुब मीनार यूनेस्को में शामिल है कि नहीं, ये बताना है। और सही बता दें कि ये जो है यूनेस्को में शामिल है। अब जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कि चौगान के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब कि पोलो। पोलो जो है घोड़े पर खेला जाता है, और जैसे हॉकी होता है तो हॉकी को लेकर के घोड़े पर बैठ करके ये लोग बाल को मारते हैं और उछालते हैं। और उसी समय जब घोड़े पर खेल रहा था तो घोड़े पर से गिरा और एक कोई था नुकीली, उसके जो है छाती में घुस गया था, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। अब जो है सी वाले में दिया है कि बुंदेलखंड के किला को घेरा डालते समय किसको चोट लगी थी और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप बता सकते हैं कि यह किससे संबंधित है और यह किसके लिए है, तो बता दें कि यह जो है शेर शाह सूरी के लिए है। शेर शाह सूरी इससे जो है संबंधित है। तो सही आंसर जो है इसका यह है। और रुकिए, तो सही आंसर जो है इसका जो है यह है, सही आंसर यह है। और इसके लिए जो है शेर शाह सूरी है। सही आंसर इसका शेर शाह सूरी है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, किसने इसे स्थापित किया था। तो दिल्ली के सल्तनत के रूप में आपको इसमें बताना है। तब तक आप ये बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका दुश्मन कौन कौन था। ऐबक का दुश्मन, ऐबक के दुश्मन के बारे में आप बताइए। यहाँ पे सबसे पहले अरबी का सिक्का किसने चलाया था। अरबी का जो सिक्का होता है सबसे पहले किसने चलाया था। अरबी का सिक्का जो होता है सबसे पहले किसने चलाया। इल्तुतमिश जो है कब से कब तक शासन या शासक रहा, सुल्तान बना रहा, इसका बताइए आंसर। और बताइए दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने लिया था। सुल्तान की उपाधि किसने लिया था। गुलामों का गुलाम कौन था। गुलामों का गुलाम
कौन था? बताते रहिए। खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि किसने लिया था? खलीफा से डायरेक्ट जो है सुल्तान की उपाधि, खलीफा से सुल्तान से सीधे उसकी उपाधि किसने लिया था? आपको बताने हैं इसका आंसर। देखिए, ऐबक का दुश्मन जो है दो थे, एक याल्दौज और कुवाचा, ये तीन दोनों, और इसमें ऐबक को मिला लें तो ये तीनों गौरी के दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। लेकिन जब गौरी मरा तो इन तीनों ने अपना अलग अलग एरिया निर्धारित कर लिया और अपने अपने एरिया में शासक बन गए, और फिर इनके साथ आपस में युद्ध भी हुए क्षेत्र को जीतने को लेकर के। जब ऐबक था तो इसे लाहौर और दिल्ली के आसपास का शासक बना। याल्दौज जो था यह गौर का शासक, और कुवाचा मुल्तान का शासक बना। यह जो है मुल्तान का शासक बना। अब ऐबक ने कुवाचा से अपनी बहन की शादी कर दी। ऐबक जो है अपनी बहन की शादी कुवाचा से कर मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। अब इससे समस्या खत्म हो गई, लेकिन याल्दौज के साथ समस्या हमेशा बनी ही रहती थी, और याल्दौज को जो है तराइन के थर्ड युद्ध में जो है इसे हराया जाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अरबी का सिक्का सबसे पहले किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ठीक है, किसने? तो इल्तु ने। इसका आंसर हो जाएगा इल्तु। अब इल्तुतमिश कब से कब तक था? तो यह जो है कब से कब? तो 1211 से 1236 तक, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहता है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यह भी इल्तुतमिश ही था, दिल्ली का पहला सुल्तान। सुल्तान की उपाधि किसने लिया सबसे पहले? तो यह भी इल्तुतमिश ने लिया। गुलामों का गुलाम तो इल्तुतमिश। खलीफा से सुल्तान की उपाधि सबसे पहले कौन ली? तो यह भी इल्तुतमिश ने ली। मतलब कि जो सुल्तान की उपाधि है यह उसने गौरी या गौर शासकों से नहीं बल्कि सीधे खलीफा से ली थी इसकी उपाधि। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आप बता दें कि जीतल और टका के बारे में यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है इस पर बात करेंगे। और देखिए, इसका जो आंसर है हमने जो है, देखिए इसका जो आंसर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका इल्तुतमिश है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी या दिल्ली को राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने लेके आया, और जब ऐबक था तो वह अपना राजधानी लाहौर में ही बना के रखा, क्योंकि उसकी जो टॉम है वो भी लाहौर में ही है, मस्जिद उसका। दिक्कत यह थी क्योंकि उसे याल्दौज और कुवाचा से आक्रमण करने की कई बार धमकियां मिल रही थी, इसलिए वह वहाँ मतलब कि लाहौर में होकर के उन लोगों को संतुलित करता था, और उनसे जो डर है उनको मतलब कि थामे रखता था। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो है प्रथम सुल्तान कौन था, और जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह है, आप बता सकते हैं इसके बारे में, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन है, यह भी आप बताइए। जीतल और टका, जीतल और टका, जो टका था वह 100
75 ग्रेन का था। ग्रेन मतलब भार होता है, इतने भार का था। इसके बारे में बताइए कि जीतल किस मेटल का बना हुआ था, मतलब किस धातु का, और टाका किस धातु का बना हुआ था, ये आप बताइए। तराइन का थर्ड वार युद्ध, तराइन का इनका तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, इसमें कौन जीता था, ये भी बताइए। भारत में तुर्की राज्य का गठन किसने किया? भारत में तुर्की राज्य का गठन सबसे पहले भारत में तुर्की राज्य का गठन किसने किया? राजपूतों को तोड़ने का प्रयास सबसे पहले, राजपूतों को तोड़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? और सुल्तान पद को वंशानुगत बनाने का काम किसने किया? सुल्तान को, सुल्तान जो पद है उसको वंशानुगत कर दिया गया को, तो किसके द्वारा, यह आपको बताने हैं। तो बता दें कि जो जीतल है यह तांबा का हुआ करता था। जीतल मतलब यह तांबा, जीतल जो है तांबा का था। टका जो है चांदी का था, टका चांदी का था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1216 में। किसमें? तो 1216 में। किसके किसके बीच? तो यह इल्तुतमिश और याल्दाउज के साथ, इल्तुतमिश और याल्दाउजा के साथ हुआ था। और इसमें याल्दाउज हार जाता है, याल्दाउज हार जाता है और उसे सिंधु नदी में डुबो करके उसे मार दिया जाता है। ठीक है। और कुछ लोग बताते हैं कि उसे दिल्ली में पहले घुमाया जाता है और फिर उसको बांदा में, बांदा जो कलिंजर है वहाँ पे उसको हत्या उसकी कर दी जाती है। भारत में तुर्की राज्य, भारत में सबसे पहला तुर्की राज्य किसने स्थापित किया? तो इसको किसने स्थापित किया? तो इसको भी इल्तुतमिश ने स्थापित किया। किसने? इल्तु ने। राजपूतों को तोड़ने का काम इल्तुतमिश, और सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया गया किसके द्वारा? तो यह भी इल्तुतमिश के द्वारा, यह भी हो इल्तुतमिश के द्वारा इसे बना दिया गया। तो इसका आंसर जो है इल्तुतमिश ही होने वाला है। यानी दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था इल्तुतमिश ने, और लाहौर को राजधानी ऐबक ने अपना बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा, अब इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, ये आपको बताना है। तो इसमें आगरा, बदायूं, लाहौर और दिल्ली। इसके साथ साथ क्वेश्चन कुछ और करिए। इल्तुतमिश का विवाह किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश का जो विवाह है वह किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश का विवाह किसके साथ हुआ था? सर ए जहांदार,
सर ए जहांदार। जहांदार क्या है? सर ए जहांदार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बता दें कि विवाह जो है इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से, विवाह ऐबक की बेटी से किया था। और सर ए जहांदार का मतलब होता है अंगरक्षों का प्रधान, अंगरक्षों का तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सर ए जहांदार था। उसके जितने भी अंगरक्षक थे उनके जो है मेन यानी उसका प्रधान हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, और इसके साथ साथ पहले इसका जो है आंसर भी वही दिल्ली होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश ने अपनी दिल्ली लेकर आई थी। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिर वही बात है, इल्तुतमिश ही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जबकि ऐबक था वह लाहौर में पहले तो रहता था और उसके साथ साथ वह लाहौर में स्वतंत्र नहीं था, वह बल्कि गौरी के गुलाम के रूप में ही शासन करता था, जबकि इल्तुतमिश अपने आप को गुलामी से मुक्त कर लिया था। चूँकि ऐबक ने भी अपने आप को गुलामी से मुक्त कर लिया था, लेकिन वह स्वतंत्र शासक नहीं था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम जो किसे कहा जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को कहा जाता है। यह इल्तुतमिश को किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते ही हैं, गोरी बलबन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? ये आपको बताने हैं। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन हैं, इसे हम एक एक करके समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। चंगेज खान, तो चंगेज खान कहाँ का था? चंगेज खान कहाँ का था, यह बताना है। चंगेज खान का अर्थ क्या होता है? चंगेज खान का अर्थ क्या होता है? आप भी कापी कलम लेके बैठिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उसे लिखते जाइए। आपका हर एक चीज़ तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस से और एक शासक से शुरू कर रहे हैं, तो उससे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम खुद लिखते यहाँ पे चल रहे हैं। ख्वारिज़म से युद्ध, ख्वारिज़म से चंगेज खान ने युद्ध क्यों किया था? ख्वारिज़म से इसने युद्ध किया था, तो क्यों किया था यह बताना है। मंगोल का शासक जो है कौन कौन था? जलालुद्दीन मंगवर्नी, जलालुद्दीन मंगवर्नी, जलालुद्दीन मंगवर्नी कौन था यह भी बताना है। आगे बढ़ते हैं और इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए, चंगेज खान मंगोलिया का शासक था, मंगोलिया का शासक था।
यह अपने आप को भगवान का अभिशाप कहता था। भगवान का पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, भगवान का अभिशाप कौन था? अभिशाप मतलब कि दोष। और अपने आप को भी कहता था कि मैं भगवान का अभिशाप हूँ। चंगेज खान का अर्थ होता है अनिश्चित। देखिए चंगेज खान जो है, इसकी जब पैदा हुआ था तो इसके पिता जो है मर जाता है। अब जब इसका पिता मर जाता है तो इसकी माँ जो होती है उसने दूसरी शादी कर देती है और इसको भगा देती है। इसको भगाने के बाद उसकी माँ की एक और बेटा होता है और इसके बाद ये धीरे धीरे 8 साल की उम्र में ही यह अपने माँ से, सबसे परिवार से दूर हो जाता है चंगेज खान। इसके बाद चंगेज खान अब धीरे धीरे जो है बड़ा होता है, सब कुछ देखता है और अपने आप को बिल्कुल अकेला समझता है, और लेकिन फिर भी वह अपने आप को जिंदा रखता है और फिर धीरे धीरे वह अपने साम्राज्य और अपने काबिलियत के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि अपना जो उत्तराधिकारी था या उसके जो माँ की बेटी थी, बेटा था, उसको उसने मार दिया था ताकि मैं सर्वे सर्वा अपने वंश का अधिकारी रहा। और बाद में अपने नाम को चंगेज रखा बाद में, क्योंकि उसके पहले उसका नाम कुछ और ही था। अब ख्वारिज़म से युद्ध क्यों किया? देखिए ख्वारिज़म से इसका युद्ध करने का कारण था क्योंकि जो ख्वारिज़म थे, ख्वारिज़म देखिए ख्वारिज़म का जो पुत्र था उसे जलालुद्दीन मंगवर्नी कहते हैं, यही इसका पुत्र था। और ख्वारिज़मों से युद्ध होने का मेन कारण था कि ख्वारिज़म के लोग इसके राजदूतों को मारते थे, उनके साथ जो है बदतमीजी करते थे, जिससे ख्वारिज़मों से इसका युद्ध हुआ और ख्वारिज़म अपने आप को बचा करके भाग जाता है ग्रीस की तरफ या ऊपर की तरफ, उधर रूस की तरफ। जबकि इसका बेटा जो है जलालुद्दीन मंगवर्नी होता है, यह भी दूसरी तरफ जाके गजनी की तरफ जाता है और गजनी में अपनी सेना तैयार करता है, लेकिन वहाँ पर भी एक हमले में उसकी आधी सेना बर्बाद हो जाती है। फिर वह आता है सिंधु मैदान की तरफ जीतते हुए कुछ क्षेत्रों को। अब फिर वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है फिर चंगेज खान से, क्योंकि चंगेज खान इसको पीछे पीछे दौड़ा रहा था, जिधर भी जा रहा था उधर जो है यह चला ही आ रहा था। अब इसमें जो इसका प्रश्न का उत्तर है इसमें, तो इसमें भी वही होने वाला है, इल्तुतमिश। इसमें भी इसका उत्तर जो होने वाला है यह इल्तुतमिश ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान भारत की तरफ आया था। आगे बढ़ते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किस काल में आया था? तो यह इल्तुतमिश में आया था, यह हमने भी प्रश्न को देखा। अगला है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो किसी काल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। बिल्कुल सेम टू सेम वही सब है। और इससे संबंधित अगर कुछ और क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसमें से आप जो है बताइए। खासुल खान, तेमुचिन, येसुगई ओगदू, इसमें से बताइए। तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए बना के रखता हूँ, बताइए। अब जलालुद्दीन और चंगेज खान सिंधु के तट पर मिलते हैं और युद्ध करते हैं। सिंधु के तट पर जो है युद्ध करते हैं ये मिलकर। सिंधु के तट पर मिलते हैं, तो इसमें कौन जीतता है ये बताना है। अब जलालुद्दीन मंगवर्नी, जलालुद्दीन मंगवर्नी जो होता है भारत में कितना समय रहता है, या भारत में कब से कब तक
ये यहाँ पे रहता है। चंगेज ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? चंगेज इतना दूर तक आ ही गया था और पूरे एरिया को जीतते जीतते एकदम तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, ये बताइए। और चंगेज खां के समय सुल्तान कौन था? चंगेज खान के समय भारत में सुल्तान कौन था? यह पिछला वीडियो, अगर मतलब इसमें पिछला सवाल को ध्यान से पढ़े होंगे, इसी में इसका आंसर है। देखिए, सिंधु नदी के तट पर जो है जब ये सेनाएं मिलती हैं चंगेज खान और जलालुद्दीन मंगबरनी की, तो इसमें हार होती है जलालुद्दीन मंगबरनी की, और इसमें जो है चंगेज जीत जाता है। चंगेज जब जीत जाता है तो जलालुद्दीन भागता है नदी पार करके पंजाब की तरफ, और पंजाब की तरफ जब आता है तो यहाँ पे इसने अपने एक दूत को भिजवाया था, एक पत्र भिजवाया था इल्तुतमिश के पास, और कहा कि जलालुद्दीन मंगबरनी जो है भगोड़ा है, इसे अपने यहाँ पे पनाह न दीजिएगा। और इल्तुतमिश ने इस बात को मान करके अपने देश की, अपने जो है राज्य की बहुत बड़ी सुरक्षा की, और अपने इसे ही चालाकी कहते हैं। और ये पंजाब में 2 साल तक रहा। पंजाब में ये 2 साल तक रहा। 1222 से लेकर के 24 तक जो है बंगाल में शासन पंजाब में रहा, लेकिन यह दिल्ली की तरफ नहीं आया, बल्कि यहीं यह छुप छाप के कहीं रहता था। और वहाँ से चंगेज़ खान भी चला गया आराम से, फिर वापस भी कभी नहीं आया। चंगेज भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो इसमें आंसर आपको मिला होगा कि चंगेज भारत पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि इल्तुतमिश पहले ही जलालुद्दीन जो इसका दुश्मन था उसको अपने यहाँ पनाह देने से मना कर दिया था। अब उसके पास क्योंकि वह इसी को हराने के लिए वहाँ से आया था, और वह उसका मुकाम पूरा हुआ और हरा भी दिया, इसलिए जो है वह वापस से चला गया, और भारत पर आक्रमण करने का उसे कोई मतलब इच्छा नहीं हुई। चंगेज़ खान के समय सुल्तान कौन था? तो वही इल्तु था। तो इस तरीके से अब चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचीन था। इसका मूल नाम तेमुचीन था। बाद में एक युद्ध के समय में अपना नाम जो है चंगेज़ खान खुद रखा, और इसी के नाम से वह प्रचलित भी हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान भगोड़े ख्वारज़म युवराज को की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। बताइए सही है गलत। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी को पार किया, यह बताइए। और विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल पहुंचा था। अब इसमें बता दें कौन सा सही है। तो इसमें बता दें कि देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान, मैंने बताया कि वह ख्वारज़म का जो युवराज था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसकी खोज में सिंधु तक आया था, और उसके बाद इसके साथ युद्ध भी किया था। बिल्कुल यह सही है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय तैमूर, देखिए तुगलक के समय तैमूर नहीं आया था, ठीक है। तैमूर आया था नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय। किसके समय? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन, आप बताइए नसीरुद्दीन मोहम्मद किस वंश का यह शासक था? तो यह गलत है। अब बता दें कि मुल्तान पर अधिकार जो है इसने नहीं किया था, बल्कि यह जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और दिल्ली पर सैयद वंश की इसने स्थापना कर देती है। कौन? तैमूर ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल का तट पर पहुंचा था। नहीं, तो वास्को डी गामा के समय जो है केरल नहीं पहुंचा था, क्योंकि वास्को डी गामा आया था 1498 में, जबकि देवराज द्वितीय जो है 1300, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है, और उसके बाद जो है
देवराय द्वितीय भी आता है। और देवराय द्वितीय के समय ईरान का एक राजदूत होता है अब्दुल रज्जाक। तो यह है अब्दुल रज्जाक जो होता है वह आता है क्या बन के, तो राजदूत बन के देवराज सेकंड के समय में, न कि वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा केरल नहीं पहुंचा था बल्कि कालीकट के तट पर पहुंचा था। तो इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है फर्स्ट, यानी केवल ए इसका सही आंसर होगा। और इसके पहले नसीरुद्दीन जो है, नसीरुद्दीन किस वंश का शासक था, तो यह भी तुगलक वंश का, यह तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन ने की थी। किसको हरा करके, तो खिलजियों को हरा करके। गयासुद्दीन ने तो खिलजियों को हरा करके इसकी स्थापना करी थी। अब जो है इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार आपको बताना है ऐवाज को, अली मर्दान को, मलिक जानी और मलिक नसीरुद्दीन महमूद को। तो किसको किया था, तो देखिए इसमें आपको प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए जब इल्तुतमिश जो है बिहार की तरफ जब बढ़ा, और चूंकि उस समय बिहार में शासक हुआ करता था ऐवाज, ठीक है, ऐवाज हुआ करता था। और बिहार में बिहार शरीफ जो क्षेत्र है वहाँ पे ऐवाज जो रहता है, और वहाँ पे राजमहल में कुछ विरोधी होते हैं, उनको हराने के लिए राजमहल की पहाड़ियों पर एक युद्ध होता है। चूँकि ऐवाज भी होता है उस समय, इल्तुतमिश का सूबेदार होता है उस समय, लेकिन इल्तुतमिश में बढ़िया करता है और उसको जो विद्रोही होते हैं हरा देता है। लेकिन बाद में ऐवाज को हटा करके वहाँ से मलिक जानी को अपने बिहार यानी बिहार शरीफ वाले क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त करता है। किसे, तो मलिक जानी का। तो सूबेदार कौन बना, तो यह मलिक जानी बना। यह इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और इतना ही क्वेश्चन है। अभी गुलाम वंश से संबंधित अभी और सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न हो रहे थे और वीडियो भी इससे लंबी ज़्यादा हो जाती। तो अगले वीडियो में फिर हम इतिहास से संबंधित गुलाम वंश के सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।